जैसे कि आज इमरान खान कराची आ रहे हैं और वजीर आजम के हवाले से जो पनामा लीक्स के मामला चल रहे थे उस पर इमरान खान का ये कहना है कि जनाब जो ग्रैंड अलायंस बना उसमें हम साथ देंगे और कोई भी अगर वजीर आजम के खिलाफ है तो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली पीटीआई का तो मौकफ अपनी जगह वही है जो शुरू से उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग से लेकर अब तक वही है। अच्छा, एक और यहाँ पर मेन लीड है जो कि मैं शेयर कर लेती हूँ जंग की ही, क्योंकि आज जंग में बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें जो है वो पब्लिश हुई हैं। यह है पख्तूनख्वा में करप्शन टॉप पर है और छुटकारा मुमकिन नहीं, पार्टी सियासत खत्म करे, अगले इंतखाबी नताइज यकसर मुख्तलिफ होंगे, ऐसा कहते हैं फजलुर रहमान। और निकाह जनाजा मौलवी पढ़ाता है, अब सियासत भी वही करेगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला है, फरंगियों की गुलामी की न अमरीका की करेंगे, आलमी ताकतों ने KPK में PTI को मुसल्लत किया है, किसी को हमारी तहजीब खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वतन को यहूदी एजेंट से निजात दिलाएंगे, बास कुव्वतें हमारा पार्लियामेंट का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं, सवाबी में उन्होंने खिताब किया। और आप देखें आजकल मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी बड़े मुतारिक नजर आ रहे हैं, तमाम पार्टीज बड़ी मुतारिक नजर आ रही हैं। और जब भी बात करनी है हो इमरान खान के बारे में तो वो सबसे ज्यादा जो है वो आजकल हम देख रहे हैं कि एक्टिव नजर आ रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट बोलने के लिए। और वैसे भी ये जवाबी और सवाली वार जो है आजकल चले ही जा रहे हैं इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान काफी टाइम से। अच्छा जी, दो जल्दी से अहम खबरें आपको बताते चलते हैं। सिंध हाई कोर्ट का IG AD ख्वाजा को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म दिया गया है। वफाकी और सूबाई हुकूमत और AD ख्वाजा को नोटिस भी जारी किए गए हैं। और जनाब ये एक्सप्रेस के ऊपर ही एक और बड़ी लीड जो है वो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून यकजा और फौजी अदालतें मुस्तकिल करने का फैसला किया गया। और AD ख्वाजा के हवाले से भी देखें कि अहम डेवलपमेंट सामने आई है, किस तरीके से वफाक ने जोर डाला है और उनको दोबारा कहा है कि आप दोबारा अपनी जॉब के ऊपर आएँ। तो ये तो थी आज अखबारात की तमाम शह सुर्खियाँ। और अब कुछ जान लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है और क्या चल रहा है मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा, अगर हम जब मुख्तलिफ शहरों की हम बात करते हैं तो आज हम सबसे पहले जो है वो अपने ही शहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रुख करेंगे कराची का, और कराची में सुबह के औकात में आजकल शदीद धुंध बरकरार रही है और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि कल हमारी गाड़ी पे जो है इतनी धुंध थी कि वो ड्राइव नहीं हो पा रही थी। अच्छा। हाँ, और ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी एहतियात से चलाने की हिदायत की है और इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शहरियार साजिद से। शहरियार, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी। शहरियार, ये बताइए कि धुंध की क्या सूरत हाल है, धुंध कब तक रहेगी, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? अनम साहब, बिल्कुल कराची में इस वक्त धुंध का राज है जिसमें एयरपोर्ट, मलिर, कायदाबाद, स्टील टाउन, गुलशन हदीद और अतराफ के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर भी धुंध है जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त और मुतासिर है। आज क्योंकि मौसम पर बात करनी थी इसलिए मैंने DG मेट से भी रब्ता किया और उनसे कराची की सूरत हाल जानी, तो उनका कहना था कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 94% है, जबकि दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस धुंध का राज 9 बजे तक जो है वो रहेगा। जैसे जैसे धूप तेज होती जाएगी धुंध भी खत्म होना शुरू हो जाएगी और अब भी मेरे आसपास ऐसा ही लग रहा है क्योंकि धूप जो है वो तेज होना शुरू हो गई है और धुंध जो है वो खत्म होना शुरू हो गई है। जी, जबरदस्त शहरियार, थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। अब लाहौर का, जहां तारिक खान एक पार्क में मौजूद है, उनसे जानते हैं। वैसे तो लाहौरी जो है वो सुबह सुबह नाश्ते बड़े पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी लाहौरी हैं जो सुबह सुबह पार्क्स का रुख करते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और वहां पर जो है वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। तारिक खान पार्क में ही है, उनसे जान लेते हैं। तारिक खान, बताइएगा कि सिर्फ नाश्ते ही चल रहे हैं या वॉक भी हो रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे लाहौर के लाहौरी जो हैं वो ख़ास तौर पे नाश्तों पे बड़ा ज़ोर देते हैं। इसके साथ साथ लाहौर की वजह शोहरत जहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं और कई दीगर और चीज़ें, उनके साथ लाहौर में पार्क जो हैं ये भी खुसूसी तौर पे लाहौर की शोहरत का बायस है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग और सैर तफरी के लिए आते हैं। ख़ास तौर पर सुबह के जॉगिंग का जो सिलसिला है वो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे जॉगिंग करते हैं। हम देखें कि तकरीबन बच्चे लेके ख़वातीन, बड़ी उम्र के नौजवान की बड़ी तादाद जो होती है वो पार्कों का रुख करती है और बड़ी देर तक वो यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, तकरीबन सूरज निकलने के कई देर तक। इस वक्त भी मतलब कि धुंध है लेकिन सूरज जो है वो भी एक कुछ काफ़ी ऊपर तक आ चुका है और धुंध के बायस जो है लोगों की फिर भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पार्कों की सैर हो रही है। एक तरफ अगर हम ये देखें कि बारिशें नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन जो जिनको आदत है और वो एज यूजुअली आते हैं और पार्कों में ट्रैक पे
पे दौड़ लगाते हैं, सुबह की सैर करते हैं, वो लोग तो आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो बरसाती टाइप होते हैं, जो मेरी तरह की कभी कभी आते हैं, तो उनके लिए एक मसला है कि वो मौसम के हिसाब से आते हैं। तो मौसम जो है वो कभी बिल्कुल खुल के नहीं पड़ा, क्योंकि बारिश होगी तो फिर मेरा मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा और लोग जो हैं वो आना मज़ीद जो है उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है लाहौर के दीगर पार्कों में जो है वो यहाँ, क्योंकि मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये जिना बाग है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग ये बताइए, धूप का अहवाल तो आप बता रहे हैं, पार्क्स का अहवाल आप बता रहे हैं, ये बताएं आप यहाँ से जाके नाश्ता करने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है आपने, नाश्ता बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह जब आ रहा था तो सिर्फ चाय का एक कप पी के आया हूँ। उसके बाद लाजमी बात है, गुड मॉर्निंग, आज की पूरी टीम चाय का एक कप पी के करना पड़ेगा। और सुबह सुबह हमारे लिए भी यहाँ पे रखी हुई है। चले जनाब, बड़ा अच्छा लग रहा है तारिक खान आपके पीछे धुन देख के। मुझे तो लाहौर की जब जब आती है तो बहुत ही याद आता है, और फिर लाहौरी इस तरह के रंगीन मिजाज के लोग हैं जो पहले सुबह वॉक भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। क्या मतलब है लाहौरी, कराची वाले भी ऐसे ही हैं। जाके चने नान खाते हैं, पूरी खाते हैं, मतलब ये लाहौर की शान है। क्या बात है। और अब देखें कि अब कराची में आप कह रही थी सर्दी नहीं पड़ती, पड़ना शुरू हो गई है सर्दी। 25 के बाद वैसे भी कहा गया था महकमे मौसमियात की जानिब से कि कराची में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वाली जो ठंड है वो पड़ेगी, और मुझे लगता है कि कराची में मौसम बहुत बेहतर हो गया। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलें जी, गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 3 रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। इमरान खान दोपहर 12 बजे कराची पहुंचेंगे। 1 बजे वो शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान आज शाम जुनैद जमशेद के घर जाकर ताज़ियत भी करेंगे। दूसरे रोज भी इमरान खान की कराची में सियासी मसरूफियात और मुलाकातें जारी रहेंगी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की बात कर लेते हैं, जहां आईसीयू के 17 में से 10 वेंटिलेटर्स खराब होने से मरीजों के लवाहिकीन और डॉक्टर्स परेशान हैं, और होना भी चाहिए। तशवीशनाक हालत के मरीजों को एम्बो बैग से ऑक्सीजन मुहैया की जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंतजामिया को इतला देने के बावजूद वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं किए गए, जबकि इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। तमाम मरीजों को दरकार सहूलत मुहैया की जाती है। वेंटिलेटर्स वैसे तमाम देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शॉर्ट ही हो जाते हैं। चलिए जनाब, नए साल के साथ एक नई फिल्म की बात कर लेते हैं। नए साल पर मद्दाहों को पाकिस्तानी फिल्म थोड़ा जीले का तोहफा मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर और गाने का टीजर मद्दाहों में मकबूल हो रहा है। एक्शन, मस्ती, दोस्ती और मोहब्बत से भरपूर ट्रेलर और गाने को शायकीन की पजीराई भी मिल रही है। फिल्म की कहानी 7 ऐसे दोस्तों के गिर्द घूमती है जो कॉलेज से निकलकर अमली जिंदगी में एक दूसरे का साथ निभाने का अहद करते हैं। फिल्म 20 जनवरी को रिलीज की जाएगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे मूवी। बिल्कुल, 7 दोस्त, क्या बात है, वो भी न्यू ईयर पे। और जनाब थोड़ा जीले, ये इस फिल्म का नाम था, जिसके लिए अनम जो है बहुत एक्साइटेड हो रही है। लेट्स सी क्या स्टोरी क्या होगी, है ना, मैं यही सोच रही हूँ। सब वैसे भी पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवीज बन रही हैं। आज सुबह ही मैं खबर देख रही थी तो तकरीबन 30 to 31 आई गेस जो मूवीज हैं इस साल रिलीज हुई है 2016 में। और अभी लास्ट वीक आई है मूवी साया खुदाए जुल जलाल। अच्छा। तो मैंने सुना है कि तमाम मूवीज जो है वो बहुत अच्छी रही हैं ये साल पाकिस्तान के लिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छा। मैं ज्यादातर सॉन्ग्स सुनती हूँ, मूवीज हाँ मैं कम देखती हूँ। वही वाली मूवी में देखती हूँ जिसका मैं बहुत ज्यादा शोर सुन लूँ ना कि यार बड़ी अच्छी है, तो फिर मैं सोचती हूँ चले जाके। अब वैसे भी हम देखते हैं कि केबल पे इंडियन कंटेंट सारा बंद हो चुका है, तो उसके बाद हमारे बल्कि इस पे भी मैं सोच रही थी कि हम लोग एक शो करेंगे कि इंडियन कंटेंट तो बंद हो चुका है, अब हमारे मुल्क में जो है क्या हो रहा है और हमारे एक्टर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, कल की एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि अफसोसनाक भी है, लेकिन सबा बड़ी अजीब सी खबर है कि मुल्तान में तलाक देने की रंजिश पर खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही शोहर पर तेजाब फेंक दिया और मुतासिरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रियली सैड। मुल्तान के इलाके शाह रुकने आलम के रिहायशी रिजवान नामी नौजवान पर उसकी साबिका बेवा कुरतुलैन ने मुबैना तौर पर तेजाब फेंक दिया। मुल्जिम खातून कुरतुलैन साबिक शौहर पर तेजाब से हमला करने के बाद मौके से फरार हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने मुतासिरा नौजवान को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
पंजाब में मर्दों की जानिब से खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाकयात आम हैं, लेकिन ये वाकया अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया है। डॉक्टरों के मुताबिक रिजवान को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ताहम उसकी हालत तशवीशनाक है। मुलजिमा कुर्रतुलैन ने मुबैयना तौर पर अपने साबिका शौहर पर हमला तलाक देने के मामले पर बाहिमी रंजिश के बायस किया। थाना शाह रुकने आलम पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और जनाब, कल की अहम और बड़ी खबर तो आपने जानी। अब अखबारात के एडिटोरियल्स का रुख करते हैं, उसमें कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिक मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप शारिक साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। जी बिल्कुल, सुबह खैर। अच्छा, आज इदारिया क्या लिख रहे हैं? अच्छा, आज इदारिये जो हैं वो इसराइल और अमेरिका में जारी कशीदगी के हवाले से, क्योंकि दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है, बयानात में सख्ती आ गई है, इस हवाले से भी लिखा है। उसके अलावा एक इदारिया जो है वो सियासी उफक पर जो नई सूरत हाल पैदा हुई है जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट में आने के ऐलान के बाद से, वो सूरत हाल मुज़र सेहत दूध के हवाले से और सह फरीक़ इजलास के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और अमेरिका में जारी कशीदगी जो अब खासी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मॉर्निंग इदारिये ने तो लिखा है कि जब से इसराइल ने अपनी गैर कानूनी बस्तियां आबाद करने का ऐलान किया था और सलामती कौंसिल से उसके ख़िलाफ़ करारदाद पास हुई है, तो वो खासा गुस्से में नज़र आ रहा है। उसने सफ़ीरों को भी तलब किया था और 2 ममालिक से सफ़ीरों को वापस भी बुला लिया था। सूरत हाल खासी कशीदा थी, यूरोप भी बड़ा नाराज़ है और उसने सारा मलबा जो था वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दिया था कि जाते जाते ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करके जाना चाह रही है जिससे इसराइल की सलामती पे और सालमियत पे ख़तरा हो। अच्छा। तो उसका आज मॉर्निंग में एक रिएक्शन आया है कि जॉन कैरी ने 1 घंटे की तकरीर की है तकरीबन, और उन्होंने इसराइल पर वाज़ेह किया है कि हम इसराइल हमारा दोस्त है और इस दोस्त के लिए हमने बड़ी काविशें की हैं और इससे दोस्ती निभाने के लिए हमने बहुत सारे इसका साथ दिया है, लेकिन अब इसको ये एक्सेप्ट करना होगा, ये कबूल कर लेनी चाहिए सूरत हाल कि यहाँ इस खत्ते में 2 रियासती जो नुक्ता है उसको एक्सेप्ट करना होगा, फ़लस्तीन और इसराइल। सिर्फ एक रियासत की नहीं मानी जा सकती, तो उसने ये वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ फिर इसराइल का एक रिएक्शन आया। नेतन्याहू ने कहा है कि जॉन कैरी ने जो 1 घंटे की तकरीर की है वो सरासर इसराइल के ख़िलाफ़ है, इसराइल की सलामती के ख़िलाफ़ है और उस पर भी उन्होंने बड़ा रिएक्शन किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रंप जो हैं बिल्कुल वो बड़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब, एक ट्वीट पैगाम भी उन्होंने अर्ली मॉर्निंग किया है और उन्होंने कहा है कि ओबामा इंतज़ामिया जो है वो इंतकाल इक़्तिदार में बड़े रोड़े अटका रही है और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। एक मुश्किल सूरत हाल हमें छोड़ कर जा रहे हैं, सही, क्योंकि इसराइल का बड़ा असर व रसूख है अमेरिका के लिए। उसने तसल्ली दी है इसराइल को कि आप 20 जनवरी का इंतज़ार करें। ठीक। अच्छा, क्योंकि वो इंतखाबी मुहिम में भी बड़े वाज़े तौर से कह चुके हैं कि हम इसराइल को की सपोर्ट करेंगे, तो अब ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे कबल इसराइल ने 1,500 मकानात गैर कानूनी जो है वो बना लिए थे, उस पर बड़ा रिएक्शन भी हुआ था और ये फ़र्स्ट टाइम जो है 1948 में इसका क़याम अमल में आया था। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं, और 1967 में एक बहुत बड़ी जंग भी यहाँ पे हो चुकी है जो अरब ममालिक की और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और इसराइल के ख़ात्मे के करीब पहुँच गए थे अरब्स। तो यही मगरबी ममालिक, यही अमरीका जो अब उसको शायद एहसास हो चला है या कोई सियासी मसलहत है, उन्होंने सपोर्ट किया और इसराइल को बचाया था और बहुत सपोर्ट किया था। और 2 साल बाद ही 1969 में उसने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी जी, वहाँ पे आप और बहुत सारे। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है जो आप बता रहे हैं, सारी हिस्ट्री है अरब की और इसराइल की, इसी हिस्ट्री के वाले से सेक्रेटरी खारजा जो है जॉन कैरी, उन्होंने भी बयान दिया है कि भाई उसके बाद से उससे पहले से जो इनके पास अम था उसको आगे लेके चलें, उस जो भी इनका सारा तजाद था। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसराइल को चाहिए कि एक ही दारुल हुकूमत दोनों मान लें, उसको तस्लीम कर लें कि हाँ भाई एक ही दारुल हुकूमत है और इसराइल को भी वो यहूदी हुकूमत तस्लीम कर लें। तो अब अमन कैसे आएगा? क्योंकि आप देखें अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात भी सरमुहरी का शिकार हैं
और दूसरी जानिब आप देखें फ़लस्तीन और इसराइल का मसला अपनी जगह है, वो यरूशलेम जो है उसके ऊपर लड़ रहे हैं, तो अमन कैसे मुमकिन होगा? देखें, ये एक निस्फ सदी से ज़्यादा का मामला हो चुका है। अच्छा, इसराइल ये कहता है कि मैं मशरिक़ वुस्ता में वाहिद जमहूरी मुल्क हूँ, उसका ये दावा है, बाकी जगह जो है वो बादशाहत है, सो कॉल्ड बादशाहत है। अच्छा, अब अमेरिका को भी शायद ये एहसास हो चला है कि दुनिया में फ़लस्तीन के मामले पे दुनिया बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ भी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मज़ालिम ढाए जाते हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में खुराक का भी मामला हुआ था, और वहाँ पे जब जंगबंदी होती है तो जंग होती है तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं या वहाँ पे जो फ़लस्तीनी हैं वहाँ तक खुराक तक नहीं पहुँचने दी जाती, तालीम के मामलात हैं, तो एक इंसानी हुकूक के मामले पे मगरिब में बड़ा रिएक्शन पाया जाता है। तो वो ये एक प्रेशर है अमेरिका के ऊपर भी। अब जो है वो ये है कि ये एक पहला स्टेप कहा जा सकता है अमेरिका का, जो इसने इस दफ़ा वीटो नहीं किए करारदाद। अच्छा, इससे पहले 1979 में वाशिंगटन ने एक दफ़ा ऐसा ही एक मामला हुआ था जिस पे एक करारदाद वीटो नहीं की थी, उस पे भी इसराइल का बड़ा रिएक्शन आया था। तो ये तमाम मामलात अब देखिए कहाँ क्या। ठीक है शारिक साहब, इंटरनेशनली जो तमाम तर अहम खबरें हैं वो आपने शेयर की हैं, फ़लस्तीन अमेरिका के दरमियान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है कशीदा उस हवाले से तो हमने पहले भी अपनी नाज़रीन से जिक्र किया था। अच्छा, ये बताइए कि अब पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नहीं था? जंग ने अपने एक इदारिये में लिखा है कि सियासी उफ़क़ पर नई सूरत हाल क्या पैदा होने जा रही है। उन्होंने लिखा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में आने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे, खुर्शीद शाह को आया हटा दिया जाएगा या नहीं, तो अब ये फैसला कर लिया गया है कि खुर्शीद शाह ही अपोजिशन लीडर रहेंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी क़यादत का बड़ा शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं आपसे कल पूछ रही थी शारिक साहब कि मशवरा तो किया गया है पर इसका कोई हतमी फैसला तो अभी सामने नहीं आया। अब सामने आ चुका है और ये बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अपोजिशन लीडर जो होंगे वो खुर्शीद शाह ही होंगे। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर जरदारी साहब चौके मफाहिमत की सियासत करते हैं, तो वो पार्लियामेंट में रह के जो है वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं, दबाव प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ बाहर बिलावल भुट्टो ने कारकुनों को तैयार रहने के लिए कह दिया है कि अब 4 मुतालबात नहीं माने गए तो हम अब तहरीक चलाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, एक तरफ तो इनके 4 मुतालबात वाली बात है, फिर दूसरी तरफ पार्लियामेंट में आने का भी इन्होंने कहा है, तो क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी के इस स्टांस से पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचा रही है या अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ और साख बचा रही है? असल में अब आप देखें कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। पंजाब में वो अपनी सियासी साख जो है वो बहुत उसकी मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, जो नून लीग के रहनुमा हैं, जब इन्होंने ऐलान किया कि लाड़काना और नवाबशाह से ये इलेक्ट होके आएंगे जरदारी साहब और बिलावल, तो उन्होंने इसको भी बड़े आड़े हाथों लिया कि पहले लाड़काना की हालत देख लें और नवाबशाह की हालत तो देख लें। लेकिन जिस पे उनका बयान ये आया था पीपल्स पार्टी का कि भाई हालत जो भी हो लेकिन वोट तो वहाँ से मिलते हैं, और ये हकीकत है कि भुट्टो के नाम पे वोट जो है वो सिंध से मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो, हालात जैसे भी हो, तरक्की हो या ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि 2018 के अब इंतखाबात जो आने वाले हैं उसमें उसकी एक तैयारी का हिस्सा है, और वो कारकुनों को भी फाल करना चाहते हैं और पार्लियामेंट में रह के भी अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को मोटिवेट कर रही है, अपने लीडर्स को, अपनी क़यादत को आवाम में लाने के लिए, और कारकुनों को भी मोटिवेट कर रही है। ये एक मोटिवेशन सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो ट्राइलेटरल समिट इन मॉस्को। जी, सह फरीकी इजलास बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये तीसरे सह फरीकी इजलास है जो मॉस्को में हो रहे हैं। इसमें चीन, रूस और पाकिस्तान ने शिरकत की है। अच्छा, इसका एक अहम नुक्ता ये है कि ये तय किया गया है, आलामिया में जो बात आई है वो ये तय किया गया है कि जो अहम लीडरान हैं, जो अहम कमांडर्स हैं तालिबान के, उनका नाम जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की उससे निकाला जाएगा, ताकि एक टेबल पे बैठ सकें, बात की जा सके
और ये बहुत ज़रूरी है वहाँ अमन के लिए। और अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, चीन के लिए भी ज़रूरी है और रशिया के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए। क्या समझते हैं आपको इस ये जो भी फैसला किया जा रहा है, ये जो भी इजलास बैठा है सैफ फरीकी, इस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस मुल्क को हो सकती है? यकीनन सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ और सबसे ज़्यादा करीबी पड़ोसी और सबसे ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान का ज़्यादा ताल्लुक़ है अफ़गान तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान से हमारी क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हम लाने की कोशिश की जा रही होती है या डायलॉग की बात की जा रही होती है तो इंटरनेशनली भी जो है कुछ लोग अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो या तो डिले हो जाते हैं या फिर मुस्तरद हो जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने हाँ देखिए, लेकिन अब अमेरिका ख़ास तौर से एक बड़ा असर रखने वाला मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान पे, वो भी अब ये चाहता है कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि 9/11 के बाद से तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला तो कर दिया और अपनी हुकूमत भी अपने ज़ेर असर कायम कर दी, लेकिन वो वहाँ अब तक अमन नहीं हो सका है। सही। और अगर आप हिस्ट्री उठा लें अफ़गानिस्तान की तो वहाँ हमेशा से वो लोग जंगजू लोग रहे हैं, वो उनका अपना एक मिजाज है, तो उस मिजाज को समझते हुए ही मसाइल का हल किया जा सकेगा, वरना वो जो हल होगा वो अननेचुरल होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाहिद महर साहब, आप हमारे साथ थे और एडिटोरियल्स में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं ये तो हम सब ने जाना है। अब कुछ मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं दुनिया भर से, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जर्मनी के हवाले से। जर्मनी में पुलिस ने बर्लिन हमले में मुलव्विस यूनिसी बाशिंदे अनीस अमरी के एक जानने वाले शख्स को बर्लिन से गिरफ्तार किया है। जर्मन हुक्काम ने बर्लिन हमले में मुलविस होने के शुबे में जिस 40 साला शख्स को बर्लिन से हिरासत में लिया है उसका फोन नंबर अनीस आमरी के फोन से हासिल किया गया है। बर्लिन के क्रिसमस बाजार पर ट्रक के जरिए हमले में 12 अफराद हलाक और दर्जन जख्मी हो गए थे। बर्लिन में हमले का असल मुहर्रिक अनीस आमरी गुज़िश्ता हफ्ते इटली में पुलिस के हाथों मारा जा चुका है। उधर ट्यूनिस में पुलिस ने अनीस आमरी से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अनीस आमरी के बैग से HD सिम भी मिली थी जो उसने अभी इस्तेमाल नहीं की थी। पुलिस हुक्काम बर्लिन हमले के बाद से हासिल होने वाली शहादतों की रोशनी में हमलावर की नक्लो हरकत की एक तस्वीर तैयार कर रहे थे ताकि ये मालूम हो सके कि हमलावर बर्लिन में हमले के बाद कैसे फरार होने में कामयाब हुआ था। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। अमरीकी रियासत शुमाली डकोटा, जनूबी डकोटा, मिनीसोटा समेत मुतादिद मशरकी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुछ रियासतें बर्फानी तूफान की जद में हैं। शुमाली डकोटा में 18 इंच बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। शुमाली और जनूबी डकोटा में सड़कों पर बर्फ के बायस हाईवेज बंद हैं। 19,000 घरों और दफातर की बिजली मुनक़ता है। मिनीसोटा में 260 परवाजें ताखिर का शिकार या मनसूख कर दी गई हैं। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन के बारे में अनोखा इंकशाफ सामने आ गया। डेली मेल ने शहजादा विलियम की अहलिया की ऐसी तस्वीर शाया की है जिनमें ज्यादातर उनके हाथ के किसी न किसी हिस्से पर प्लास्टर है। क्रिसमस के मौके पर बेटे के साथ तस्वीर में उनके अंगूठे पर प्लास्टर है। नवंबर में उनके सीधे हाथ के अंगूठे पर पट्टी बंधी गई थी और फिर नवंबर में ही उनके उल्टे हाथ पर चोट नजर आई। इस प्लास्टर का आगाज 2008 से हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने बर्फीले समंदर की तह के ऐसे नायाब खूबसूरत मनाजिर को कैमरे में कैद किया जिन मनाजिर को देखना इतना आसान नहीं था। कुदरत के इन हसीन नजारों की वीडियो बनाने के लिए अंटार्कटिका समंदर पर 8 माह से जमी 1.5 मीटर मोटी तह को काटा गया और तह में रोबोट भेजा गया। ज़ेर-ए-आब रंगीन दुनिया में समंदरी मकड़ी, स्पंजेस, सी क्यूकम्बर समेत दीगर समंदरी जानवरों की भी वीडियो बनाई गई। चले जनाब, मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज शामिल करेंगे और आज हम बात कर रहे हैं किक बॉक्सिंग के हवाले से, तो कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाएंगे पर शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। किक बॉक्सिंग का जुनून रखने वाली रमीशा और उंजरा से। बैक टू गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग आज। और जनाब आज की बहुत बातें हो गई, आज की तारीख की भी बात कर लेते हैं जो कि इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 29 दिसंबर को 1930 में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिया पहली बार पेश किया था। क्या बात है। दिसंबर 1930 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के शहर इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने पहली बार दो कौमी नजरिया पेश किया। अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास से सदारती खिताब कर रहे थे। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के खदोखाल बयान किए, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में मुस्लिम अक्सरियती सूबों को मिलाकर अलग वतन बनाया जाए। अल्लामा इकबाल का ये ख्याल आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। और जनाब आपने तारीख तो जानी, और अनम बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि आज जब से हम शो कर रहे हैं तो पीसीआर में लोग बड़ा हंस रहे हैं, खासतौर से फ़हीम भाई और हुमैर जो हैं वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और बड़ा जो है वो आज खुश हैं, और जबकि उनका गला भी बैठा हुआ है। और अगर आपको हम सुनवा नहीं सकते, कभी मिलवाएंगे उनसे, उनकी आवाज़ भी बड़ी जो है ना दबी दबी सी हो रही है, और वो मेरे गले का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। खैर, ये कभी कभी होता है कि पीसीआर में सब हंस रहे होते हैं और बड़ा अच्छा मूड होता है, तो हमारा भी आज वाकई में बहुत अच्छा मूड है। अच्छा मूड शायद इस वजह से भी है क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा है और कल हम आपके साथ जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा वीकेंड यूं भी है क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है और उसके बाद नया साल जो हम करेंगे। अच्छा, आज हमारे जो शो की जो थीम है, जो टॉपिक है वो है टिशम बिशम, यानी किक बॉक्सिंग। और किक बॉक्सिंग जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, जाहिर सी बात है। वैसे हम लोगों के लिए तो सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की सारी चीजें जो है लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि नहीं कर सकती, पर ऐसी लड़कियां भी हैं जो ना सिर्फ ये सब कर रही हैं बल्कि बड़े ही बहादुरी से कर रही हैं, इंटरनेशनली भी अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा रही हैं। तो आज ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल। और वैसे तो मुल्क में क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो हर खास आम की पसंद है, लेकिन पाकिस्तान में बॉक्सिंग भी तेजी से मकबूल हो रहा है, और सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इसमें आगे आ रही हैं। जी हाँ, कराची की रमीशा मीर और उनसा साबिक भी इस पर ऐसी ही लड़कियां हैं जिनमें से जो बॉक्सिंग का जुनून तो रखती है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने उनसे मुलाकात की है और मालूम किया है कि उन्हें ये खेल क्यों पसंद है। बॉक्सिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था, बिकॉज़ हर मेरे दोस्त जितने भी थे ग्रोइंग अप वो सब हर कोई क्रिकेट देखता था कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो लड़की हो या लड़का हो, उसको हमेशा क्रिकेट में इंटरेस्ट होता था। तो मुझे हमेशा से कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स अच्छे लगते थे, और जब स्टार्टिंग में हम लोग छोटे थे और टीवी पे देखा करते थे तो मैं उनको देखती थी कि ये एथलीट्स हैं, दे आर रियली टेकिंग अ पंच, और अपनी ये भी है कि उनमें फेमिनिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मर्दों के शाना बशाना चीज़ें कर सकती हैं। I've always been into sports. तो स्कूल डेज से ही I was into कराटे, उसके बाद टाइक्वांडो, उसके बाद क्रिकेट और किक बॉक्सिंग स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि आई थिंक क्रिकेट को चलो फिर भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाता है, विमेन क्रिकेट माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल, तो इसलिए उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स अगर हम देखें तो बिल्कुल जीरो है, स्पेशली विद मेल ऑल्सो फीमेल्स ऑल्सो। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट करना है। तो क्योंकि आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, तो इससे कोई सरप्राइज नहीं था किसी के लिए अगर मैंने किसी को बोला कि आई एम स्टार्टिंग बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग, क्योंकि दे न्यू इट वाज कमिंग। बतौर एक पाकिस्तानी लड़की मुझे थोड़ा बहुत मैं अपसेट भी होती हूँ, बिकॉज़ और सारे स्पोर्ट्स को, खासकर क्रिकेट को जिस तरह रमीशा ने मेंशन की, बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। सारी फंडिंग हुकूमत की तरफ से भी, सारी स्पॉन्सरशिप, आया फीमेल हो या मेल हो, इस मुल्क में अगर आप क्रिकेटर हैं तो सारी आप ही को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन दूसरे शोबों में भी बहुत सक्सेसफुल हो गई हैं। किक बॉक्सिंग में बहुत टैलेंट है बहुत इलाकों में, ना सिर्फ यहाँ K7 में लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी औरतों में। तो मैं यही चाहती हूँ कि हुकूमत से मेरी इल्तिजा भी है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। लड़कियों के लिए एज सच कोई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते। सर जमील की और हमारी फैमिलीज़ का सपोर्ट है कि हम लोग इस फील्ड में हैं, बट वी नीड मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर वुमेन टू कम इन, ताकि हम टूर्नामेंट्स खेल सकें। फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली इनवाइटेड ओवर मार्कोस आए थे हमारे, ब्राज़ीलियन फाइटर हैं वो, MMA वर्ल्ड चैम्पियन, और इस तरह का हम लोग, लेकिन ये वही बात होगी कि हम पर्सनल अपने उस पे बेसिस पे हम लोग ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक नेशनल लेवल पे हो, क्योंकि जब बाहर से लोग आके इतना इम्प्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास टैलेंट है। अगर आप यंग एज में कोई भी स्पोर्ट शुरू करते हैं, वैसे इतना जोश आपके अंदर होता है और एंगर भी होता है,
तो और आपको सबसे ज़्यादा आपकी ईगो हर्ट होती है अगर कोई आपको फेस पे या कहीं पंच लगा दे। फिजिकल तो शायद पेन वो रिकवर कर जाते हैं आप, खासकर फाइट्स के अंदर। तो उस चीज़ से किस तरह टैकल करना है, तो जितने भी हमारे यहाँ ट्रेनर्स हैं, खासकर सर जमील, उनकी यही सीख होती है कि आपने यू हैव टू लर्न कि आपने हार किस तरह माननी है। लोग जब देखते हैं किक बॉक्सिंग तो उन्हें लगता है कि क्या ये नॉर्मल पंचेज हैं, किक्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी मार सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली भी लोगों से मिलो, वो कहते हैं अच्छा क्या मार के दिखाओ, पंच मार के दिखाओ। हम नॉर्मली इस तरह चलते फिरते पंचेस नहीं मार सकते, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच करना होता है, आपके मसल्स रेडी होने चाहिए, आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए, आपकी कंडीशनिंग होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि आप चलते फिरते किसी को भी पंचेस दिखा दो। रूल्स ऐसे होते हैं कि आपको कोई भी इस तरह डायरेक्ट हिट नहीं करता कि कोई परमानेंट इंजरी रहे। वो होता है कि 1000 में कोई 1 इस तरह का इंसिडेंट हो जाए। और ये रिस्क तो वही हो गई कि मैं औरत होते हुए अगर गाड़ी चला रही हूँ या अगर ये साइकिलिंग का इसको बहुत ज़्यादा शौक है तो वो हमें उसमें भी लग सकती है, चूल्हे पे खाना पकाते हुए भी लग सकती है। तो ये आई थिंक डिस्करेज नहीं करना तो चाहिए। फिर जब तक आप अगर आप जला हुआ खाना नहीं खाओगे, यू वोंट नो असली खाने का क्या टेस्ट है। तो थोड़ी बहुत इंजरी तो चलती रहती है, उसमें मजा भी है। जब आप भी अगले को मारते हो तो आपको भी अच्छा मजा आता है। लेकिन आई थिंक जब तक आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हो तो इंजरी ठीक है, इट्स ओके। और जनाब आपने देखा कि इन लड़कियों में कितना अज़्म है, किस तरीके से ये बॉक्सिंग कर रही थी। और हमारे एक टीम मेंबर है अमर, जो गए थे, इनसे बातचीत की थी। अमर ने क्यों नहीं बॉक्सिंग की? और आपको बताएं कि उमैर बता रहे थे कि अमर से उन्होंने कहा कि क्या आप डर गए हमारी किक से और हमारी बॉक्सिंग देख के? कितनी पुरअज़्म लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो कि बॉक्सिंग करती हैं। सबब बड़ी अच्छी इन्होंने बात की लड़कियों ने, और उनका ये कहना था कि देखिए चोट तो आपको कहीं पर भी लग सकती है, जख्म तो आपको कहीं पर भी लग सकता है, किचन में खाना बनाते हुए भी आपको कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अगर ये चीज आप सोच लें कि जी किक बॉक्सिंग या फिर जो बॉक्सिंग है वज़ात में खुद एक ऐसी चीज है जिससे लड़कियों को नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज में रिस्क फैक्टर होता ही है। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे कुछ कह रही थी बॉक्सिंग? हाँ, ये सब मैं कह रही थी कि मैंने किया हुआ। आई नो आपने किया हुआ होगा, आई नो बिल्कुल। मैंने अच्छा, किया वैसे हुआ है। किसके साथ की हुई है बॉक्सिंग? सब मैंने अपने भाइयों के साथ किया हुआ है। मेरे लिए वो पंचिंग, आपने अपने भाइयों के साथ किक बॉक्सिंग की? अगर वो इस टाइम देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि ये सब उनके साथ हो चुका है। ओह माय गॉड, अनम से डर के रहिए, अनम को हल्का ना लीजिए, इन्हें किक बॉक्सिंग भी आती है और अगर किसी ने इनके साथ कुछ किया तो ये डिशम बिशम कर सकती हैं। ठीक है, डिशम किया हुआ भी है और बहुत से लोगों के साथ किया है। खैर जनाब, मजीद भी बातें चलती रहेंगी, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। पाकिस्तान में बॉक्सिंग की दुनिया का बड़ा नाम मोहम्मद वसीम से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नए साल की। नए साल की आमद है और हमने नए साल की सेलिब्रेशंस भी शुरू कर दी हैं, और इसी खुशी के मौका पर कुछ मीठा तो जरूरी होता है। इसलिए हमारे पास कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट्स भी हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, और उनका कहना है कि कैडबरी डेयरी मिल्क की तरह क्रीमी और स्मूथ चॉकलेट का टेस्ट किसी और चॉकलेट में नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, किक बॉक्सिंग ट्रेनर जमील चांडियो साहब। इनसे बॉक्सिंग की कुछ टिप्स लेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आपके लिए ये कैडबरी। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और चॉकलेट्स तो सबको पसंद होती हैं, चाहे बॉक्सर हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन, राइट? चॉकलेट्स यस, डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो है ना फिटनेस लेवल क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ठीक है, चलिए फिटनेस लेवल की आपने बात की है तो यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं। आजकल लड़कियां भी बॉक्सिंग में आ रही हैं, किक बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो क्या देख रहे हैं? आपको एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो कितनी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है और कितनी मुश्किलात का सामना है? देखिए, मार्शल आर्ट्स किक बॉक्सिंग का एक हिस्सा है, मतलब किक बॉक्सिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स, और ये एक ऐसा गेम है कि जो कि प्रॉपर तरीके के साथ एक अच्छे से क्लब में किया जाता है। इसकी बाकायदा एक बेसिक्स होती हैं। किक और बॉक्स का मकसद भी है कि यू हैव टू लर्न हाउ टू किक, उसके लिए आपने स्ट्रेचिंग्स और दीगर चीज़ें करनी पड़ती हैं। बॉक्सिंग मीन्स यू हैव टू लर्न बाय योर आर्म्स और लेग्स का टुगेदर एक जॉइंट बनता है। तो ये आसान तो नहीं है बट नामुमकिन नहीं है। अच्छा, जाहिर है कि मैं पिछले 30 सालों से मार्शल आर्ट्स में हूँ, पाकिस्तान का फॉर्मर चैम्पियन रहा हूँ 7 दफ़ा, ठीक है। इसी तरह मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस पूरे दुनिया में मैंने बहुत सी कंट्रीज़ में की, जिसमें जापान, कनाडा, रशिया, ईरान,
खटमंडू गया, मैं इंग्लैंड में मैंने काफ़ी से ट्रेनिंग की, वहाँ मैंने मुए थाई, किक बॉक्सिंग बाकायदा सीखा। अच्छा। तो अब उन सब चीज़ों के बाद एक मुश्तरका तौर पर जो मैंने चीज़ें की, उसमें जो बेस था मेरा वो था क्यूकुशन फुल कॉन्टेक्ट कराटे, विच आई हैव गॉट ब्लैक बेल्ट फ्रॉम 1990 और जापान से जब हमने पार्टिसिपेशंस की। तो इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अगर मैं बात करूँगा तो ये इतनी लंबी उसमें आ जाएगी, लेकिन इसको मैं सम अप यूँ करता हूँ कि फीमेल्स के लिए नो डाउट हमारे K7 किक बॉक्सिंग अकेडमी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 40 और 60 का परसेंटेज है। उसकी रीजंस ये है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये जो किक बॉक्सिंग गेम है ये किस लिए, ये सिर्फ फाइट्स के लिए नहीं होता। हमारा मेन मकसद ये होता है फिटनेस और आपके जो कार्डियो लेवल और आपके जो स्किल्स है वो हम सामने लेकर आते हैं। अच्छा जमील साहब ये बताइएगा, अभी बात कर रहे थे हम चॉकलेट के हवाले से ही, तो कुछ डाइट के बारे में बताएं कि जो लोग बॉक्सिंग करना चाहते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, उनकी डाइट लोग कहते हैं कि हेल्दी होती है, तो हेल्दी क्या वो प्रॉपर देसी वाली हेल्दी जिसमें आपके देसी घी, देसी दूध इस टाइप की चीजें होती है, या फिर हेल्दी मींस प्रॉपर एक डाइट प्लान? प्रॉपर डाइट प्लान होता है उसका। देखिए बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग ये एक बहुत, आप यूँ समझ लें कि एक्सट्रीम गेम्स कहलाते हैं। इनके अंदर हाई इंटेंस रहता है, आपकी बॉडी का जो कार्डियो लेवल है वो आम स्पोर्ट्स की बजाय, जिस तरह और दीगर स्पोर्ट्स में भी बहुत रहता है, लेकिन ये मुसलसल कंटिन्यू गेम करने वाली होती है। इसमें आपके राउंड्स होते हैं, बैक वर्क, पैड वर्क, ये सब चीज़ें जो है उसमें एनर्जी बहुत दरकार होती है। ठीक। अच्छा, अब उस एनर्जी के लिए आपका सुबह से लेकर शाम तक एक चार्ट बनता है, ठीक है जी, एज अ एथलीट, एज अ फाइटर और एज अ नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स, इन तीनों में फ़र्क है। अब आप फाइटिंग लेवल पर आ जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपने अपनी डाइट उसी हिसाब से, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स कितने लेने हैं और आपकी जितनी चीज़ें हैं उसमें आपने डिपेंड ये करना है कि योर एनर्जी शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो कि आपको मेंटेन कर सकें। अच्छा, जंक फूड आप नहीं खा सकते, अननेसेसरी आपने ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और हर एथलीट को पता होता है कि जी हमारे ग्राउंड में कि जब हम फील्ड में आते हैं तो हमारी ब्रेकफास्ट से लेकर और टिल हमारा नाइट तक उसमें कितनी चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, ये तमाम चार्ट बना हुआ होता है। अच्छा, आपने कहा कि प्रॉपर चार्ट बना हुआ होता है कि एथलीट को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो ये बताएं, लड़कियां भी इस फील्ड में हैं और बड़ी जानकर खुशी होती है कि पाकिस्तानी लड़कियां भी अच्छा खेल रही हैं, तो दोनों के चार्ट्स में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों के जो है एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका स्ट्रक्चर देखें, फीमेल का और मेल का ज़ाहिर फ़र्क है। अब जो मिकदार हमारी जो प्रोटीन की है वो डिपेंड करता है कि जी उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फैट लेवल कितना है बॉडी में ऑलरेडी है, उस हिसाब से उसके मुताबिक जो है ना हम उनमें कार्ब्स की और प्रोटीन का लेवल साथ में रखते हैं। और दीगर जितनी भी डाइट्स होती हैं जिसमें आप जो मुसलसल अपनी रूटीन में रखती हैं, उसका और मेल ट्रेनर का ज़ाहिर है कि फ़र्क परसेंटेज का होता है। ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल होता है फ़र्क। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसके अंदर। जमील साहब, इसमें तो फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस वाइज क्या फ़र्क होता है? ख़वातीन भी अब इस फील्ड में आ रही हैं, मर्द तो चले करते ही हैं ये सब कुछ, लेकिन ख़वातीन भी अब इस फील्ड में हैं। क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, परफॉर्मेंस वाइज अल्लाह ताला ने देखें फीमेल और मेल का एक अलग इम्तजाज बना दिया है ना, उसमें आप ये नहीं सोच सकती हैं कि जी फीमेल के साथ मेल का कंपेरिजन एज अ फील्ड में आप नहीं कर सकेंगी। फीमेल के साथ जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। एज अ किक बॉक्सर अगर कोई फीमेल कर रही है उसका नॉर्मल फीमेल से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। उनकी जो फिगर है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो टोटल एक पूरा एक अकॉर्डिंग टू प्लान जो बनता है, यानी कि आपकी जो एक डिमांड होती है, एक ड्रीम होती है कि जी मुझे इतना फिट होना है, तो वो तो रहेगा। लेकिन मेल और फीमेल का इम्तजाज डिफरेंस तो रहेगा थोड़ा सा, कि जैसे कि वो फीमेल के साथ जो स्ट्राइक्स अटैक है वो मेल के मुकाबले में इतने पावरफुल नहीं हो सकते। अगर उनकी कंडीशनिंग है, मैच भी होते हैं साथ में, मेल फीमेल मैच नहीं होते। अच्छा, ताकि वो स्पायरिंग हमारी जो इंटरनल क्लब्स की होती है, हम जब सिखा रहे होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी फीमेल स्टूडेंट को सिखाता हूँ तो समटाइम मेरी उनसे इंस्पायरिंग होती है, बट कंट्रोल, हम उनके साथ उनको एक मुख्तलिफ चीजें बता रहे होते हैं। दैट इज अ कोच, मुझे आपको ट्रेन करना है, तो आई हैव टू जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। आपको कहूंगा कि आप मेरे साथ ये करती रहे ताकि मैं आपकी चीजों को एग्जैक्टली, लेकिन वो स्ट्राइक वो करेंगी फीमेल के साथ जब उनकी इंस्पायरिंग जब बड़ी फाइट्स होती हैं। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं डिफरेंस तो होता ही है क्योंकि मेल और फीमेल का, तो ये बताएं कि तो आप जो मेल होते हैं वो इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको नहीं होता कि अगर हमारे मुंह पे लग गई तो हमारा फेस खराब हो जाएगा, हमारी नाक पे लग जाएगी,
जो फीमेल्स, जिन आप फीमेल्स को ट्रेन करते हैं या जो लड़कियां आती हैं, हाँ। उनके के आते ये तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे कि सर हमारा चेहरा तो नहीं खराब हो जाएगा, Exactly. या ये निशान कब तक चला जाएगा, तो इस तरह के सवालात को फिर किस तरह डील करते हैं आप? इसका हम डिपेंड करता है आप चाह क्या रही है। देखिए अच्छा। आप किक बॉक्सिंग कर रही हैं एज अ फिटनेस लेवल के लिए, हाँ हाँ, ये अलग रूट है। ओके, आप किक बॉक्सिंग कर रही हैं एज अ स्पायरिंग, प्लस आप किसी कॉम्बैट फाइट्स में जाना चाहती हैं, तो यहाँ अभी तक खवातीन का इतना रेशो नहीं है। बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग में हमारी बच्चियां लड़कियां काफी हैं जो कर रही हैं, और किक बॉक्सिंग में भी आ रही हैं, बिकॉज इट्स ए लीथल गेम। बिल्कुल। स्ट्राइक्स में ज़ाहिर है आपको इंजरीज के थोड़े बहुत खदशात रहते हैं, लेकिन वो खदशात एज अ फीमेल आप बता रही कि जी फेस, ये बहुत रेयर केस है। अच्छा, हाँ, बिकॉज आप लोगों का जब मुकाबला होगा तो आप अनट्रेन को ट्रेन के सामने नहीं खड़ी करेंगी, या किसी ट्रेन को अनट्रेन के सामने नहीं खड़ी करेंगी। नहीं, तो उनका डिफेंस बिफोर सिस्टम- ट्रेनिंग क्या बातचीत हो रही होती है जब आती हैं वो बॉक्सिंग सीखने के लिए, तो क्या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर वो करते भी हैं तो हम उनसे बताते हैं कि देखें आप लोगों को अगर बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग करनी है, इसका मकसद ये होगा कि हम आपको पहले ट्रेन करेंगे। ठीक। अच्छा, उसमें हम फौरन उनको किसी फाइट्स में नहीं डालते, सबसे पहले तो ये होगा। हाँ, बिल्कुल। जमील साहब, क्या क्राइटेरिया है किसी को सेलेक्ट करने का कि कोई हर बंदा ही बॉक्सिंग कर सकता है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज होती है जिसको आप पहले जज करते हैं कि यार ये कर सकती है या ये नहीं कर सकती? कौन सी ऐसी स्पेसिफिक? उसमें किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए जब हमारे जिम में ख्वातीन आती हैं, उनके पास कुछ नॉलेज ज़रूर रहती है। हमारा K7 का जो पेज है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव रहता है, तो हमारे पेज के थ्रू और हमारी दूसरी जो सोशल मीडिया के जरिए जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वर्ड टू माउथ जाता है, तो कहते हैं कि ढूंढने वाला वो जगह ढूंढ लेता है। जी। तो ये खास जो अंदर से आपको Yeah, कुछ of डिमांड course. होती है, आप वहाँ आते हैं। अब हमारा क्लब जहाँ पर है वो उसके बाहर कोई बहुत से स्ट्राइक वो नहीं लिखे हुए कि जी ये K7 का क्लब है, बट नो डाउट कि जो लोग आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त स्पेस का मसला आ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रही है कि ये चीज़ कैसी है, और जब वो आते हैं तो उनको जाहिर है कि हम डील उसी तरीके से करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मेडिकल कि टेस्ट भी होता है इस हवाले से? नहीं, उनकी में हमारी जो कोचिंग सिस्टम है, हमारा एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर उन खास तौर पर फीमेल्स की हम जाहिर है कि बेसिक चीज़ें चेक कर लेते हैं, लेकिन किक करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रॉपर स्ट्राइक से पहले आपकी एक स्ट्रेचिंग्स होती है। आप 2 हफ्ते में बता देती हैं कि जी आपका फिटनेस लेवल कहाँ है। ठीक। हम आपके फिटनेस लेवल को सामने रख कर फिर हम प्लान करते हैं, ये होता है। ठीक। अच्छा, तो मेडिकल टेस्ट और फिटनेस टेस्ट, ये जो तमाम चीजें होती है, इसके अलावा एक ब्रीदिंग का भी तो प्रॉब्लम होता है, वो ब्रीथिंग कहीं मीन्स आप- आपका स्टेमिना। जी। ठीक है, स्टेमिना बनाने के लिए आपने एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स जो कार्डियो ट्रेनिंग्स होती है, Right. जिसमें आपने शेडो पंचेस होती हैं, उसमें किक्स होती हैं, ठीक है, उसमें हाई इंटेंस वर्कआउट खिलाता है जिसको हिट ट्रेनिंग कहते हैं। हिट ट्रेनिंग्स में अल्टीमेटली आपने तकरीबन हमारे 24 सेशंस से लेके आप 36 सेशंस पे आप जाती हैं, आपका कार्डियो लेवल बेहतर हो जाता है, स्टेमिना आपका अच्छा हो जाता है, और आप जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू प्लान आपको हम आगे लेकर चलने शुरू कर देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है, एक हफ्ते में या एक दिन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सालों पर मुहित एक गेम है जो कि मुसलसल ट्रेनिंग करने से मेंटेन रहता है। आप अच्छी बॉक्सर हैं, किक बॉक्सर हैं, और अगर आपने ट्रेनिंग छोड़ दी, आपका जो कार्डियो और स्टेमिना लेवल फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपको दोबारा से बिगनर की तरह आपने वो चीज़ों को फिर कंटिन्यू करना है, देन यू कैन आप दोबारा से मेंटेन हो सकती है। कंटिन्यू रहना पड़ता है। ठीक। अच्छा, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई बहुत स्वेयर इंजरी हो जाए तो फिर क्या करते हैं? डिपेंड करता है इंजरीज का लेवल क्या है, उसमें हम उनको रेस्ट भी देते हैं, और अगर खुदा ना खासा कोई ज़्यादा गहराई की चोट लगे जिसमें बोन स्ट्रक्चर्स में कई जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या स्पाइनल्स पे कोई आपको फोर्स आ रही है, या आपके कोई टिश्यूज डैमेज हो गए, तो वो हम जाहिर है कि उनको मेडिकली जो एडवाइस देते हैं, रेस्ट की एडवाइस होती है, मेडिकली जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है हम दे देते हैं। ये तो इसका इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इंजरीज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वो एक वक्त के साथ साथ आपको मेंटेन रहती है, वो हो जाता है इसमें। ठीक। अच्छा जमील साहब, आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वो तमाम लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्या टिप देना चाहेंगे उन्हें? हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग किक बॉक्सिंग को ख़ास तौर पर जो है फोकस करें, उसमें ये ना समझें कि जी इसमें आपको चोट लगने का ख़तरा है, या आप यूँ समझती हैं कि जी इसमें आप लोगों को जो है कोई अजीब सी ये कोई गेम है। नो, इस गेम में जब तक आप खुद से आएंगी नहीं अंदर, इसके क्लब में आकर एडमिशन लेकर, और आपने जब गेम स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि आपका जो अंदर से एक सिस्टम है उसमें कई चीज़ें आपको तब्दीली का एहसास होगा।
स्ट्राइक गेम करने का मकसद ये नहीं होता कि इसमें आपका सबसे मेन क्या होता है, हम जो सिखा रहे होते हैं इसमें आपको जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। आप जब किसी भी चीज के अंदर पावर यूज करते हैं, ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रेस है। आप जब बैक के ऊपर पंचिंग करती हैं, जब आप हवा में शेडो पंचेस करती हैं, फिर आप डिफरेंट स्ट्राइक्स की ट्रेनिंग करती हैं, आप देखें कि आपको 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यू फील लाइक अ नॉर्मल। आपका जो स्ट्रेस है वो साथ साथ बाहर आता है, एनर्जी। एग्जैक्टली, ये बड़ी एक टेक्निकल चीज है। लोग समझते हैं कि जी ये पंचिंग करने से या किकिंग करने से कौन सा जी ये ट्रेनिंग होती है। आप सोचें कि इस वक्त पूरे इंटरनेशनल में आम टोनिंग खास तौर पर जो फीमेल की है वो ज्यादातर किक बॉक्सिंग और मुए थाई की ट्रेनिंग की जो बेसिक्स है उससे कर रही है। उनको बहुत फायदा होता है, उससे बहुत फायदा हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जमील साहब, आप हमारे साथ थे और बड़े ही ज़बरदस्त ट्रेनर थे और बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स उन्होंने दी हैं बॉक्सिंग के हवाले से, किक बॉक्सिंग के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इस डिस्कशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। हुसैन शाह पाकिस्तान के पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। और कहानी सिर्फ हुसैन शाह पर खत्म नहीं होती। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली फ्लाईवेट मोहम्मद वसीम ने भी पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया है। मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फख्र है, लेकिन उन्हें शिकवा भी है कि सरकारी सतह पर बॉक्सिंग को वो अहमियत नहीं दी जाती जैसा इस खेल का हक है। मोहम्मद वसीम ने जहां कुछ शिकवे किए हैं, वहीं नए आने वालों का हिम्मत और हौसला भी बढ़ाया है और बॉक्सिंग के लिए कुछ टिप्स भी दी हैं। आइए देखते हैं। जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल लेवल पे जब मेडल जीते थे तो काफ़ी यानी प्राउड होता है, प्राउड फील करते हैं कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे और अपने मुल्क का फ्लैग पूरी दुनिया में लहरा रहे। तो काफ़ी खुशी होती थी कि एक जज्बा होता था अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने में। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बॉक्सिंग फेडरेशन की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। काफ़ी जितने भी मेरे इंटरनेशनल मेडल्स है, मैं अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान वापडा, मैं पाकिस्तान वापडा NTDC में बॉक्सिंग खेलता हूँ तो मुझे सपोर्ट कर रहा है अभी तक। लेकिन देखे एक डिपार्टमेंट आपको कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरे जो फाइट्स होते हैं प्रोफेशनल्स वो बड़े लेवल पे होते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यानी एक छोटा टाइटल नहीं है पूरी दुनिया में, ये साउथ एशिया में एक वाइट टाइटल है जो पाकिस्तान के पास है। ट्रेनिंग तो हमारी काफ़ी सख्त होती है, क्योंकि हमारी बॉक्सिंग 12 राउंड होती है, तो उसमें सुबह यानी काफ़ी ज़्यादा 12 माइल्स कभी 10 माइल्स हम रन करते हैं। हमारी रनिंग काफ़ी डिफरेंट होती है। तो उसके बाद शाम को हमारी काफ़ी ट्रेनिंग हार्ड होती है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग जो होती है वो 4 आवर्स यानी 4 घंटे होती है। तो हम वीक में डिफरेंट ट्रेनिंग करते हैं। हमारी जो कंडीशन ट्रेनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो बॉक्सिंग ट्रेनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो काफ़ी यानी टफ है। आपको 12 राउंड्स लड़ना पड़ता है, 48 मिनट्स आपको रिंग में लड़ना होता है। तो ज़्यादातर इसके लिए स्टेमिना आपको फिजिकल यानी 100% फिट होना पड़ता है कि ताकि आप फिट रहें। सबसे ज़्यादा आपको अपने लेग्स पे काम करना होता है और आपकी पंचेस स्पीड होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए, यानी आपकी पूरी 100% बॉडी 100% फिट होनी चाहिए ताकि आप अपने जो हरीफ है उसको आसानी से हराओ। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का जो हाल है इस टाइम, यानी जो मैं देख रहा हूँ, आप देखिए हमारे जो कितने बॉक्सर 4 से 5 बॉक्सर ओलंपिक क्वालिफाई राउंड के लिए गए थे अज़रबैजान, तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि बॉक्सर्स को जो एमेच्योर बॉक्सर्स हैं यहाँ के, उनको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होगी, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए। तो उसमें यानी आपको खाना भी ठीक हो, यानी आपकी डाइट भी VIP होनी चाहिए, आपकी रिहाइश भी अच्छी होनी चाहिए, आपके ट्रेनर्स भी 100% अच्छे ट्रेनर्स होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में हालात है, जो मैं कैंप में था, नेशनल कैंप में हम ट्रेनिंग करते थे, तो हमारी फैसिलिटीज़ यानी कुछ भी नहीं थी। यानी हम जिस तरह ट्रेनिंग करते थे हमें पता है
वहाँ पे ना आप सही रेस्ट कर सकते थे। जैसे कराची कैंप में मच्छर इतने थे कि आप रात को सो नहीं सकते थे। जब आप रात को नहीं सोएंगे, आप 100% रेस्ट नहीं करेंगे, तो सुबह आप क्या ट्रेनिंग करेंगे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने ट्रेनर्स, अपने फाइटर्स को प्रमोट करें ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे बॉक्सरों ने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग को यहाँ पे प्रमोट करे पाकिस्तान में, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया में वो खेली जाने वाली गेम है। तो वो उससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और जो फाइटर्स है पाकिस्तान में, अगर मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान ज़्यादातर कराची और लियारी और बलूचिस्तान की जो बॉक्सर्स हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। अगर यहाँ से इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और जो कंपनीज हैं इनको प्रमोट करे तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में मेरे ख्याल में वो बॉक्सिंग में है। चलिए जनाब, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे यंग एंड टैलेंटेड बॉक्सिंग ट्रेनर हाजिक से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और क्या बात है जी, जब आप ब्रेक पे हो और वापस आए और आपके पास हो कैडबरी और नया साल भी आने वाला हो, हमने तो देखिए सेलिब्रेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। मैं खत्म कर चुकी हूँ। आप खत्म कर चुकी हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा आपको इनकी डाइट और मेरी डाइट का। खैर जनाब, मुक्कों, घूंसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल करना है तो आप किक बॉक्सिंग सीख लें। इसमें आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं, जैसे कि खेल का खेल, और बॉक्सिंग करके एकदम फिट भी रह सकते हैं। और अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपकी मुश्किल भी हमने आसान कर दी है। किक बॉक्सिंग हाजिक कराची में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं और इनके स्टूडेंट्स में बड़ी तादाद लड़कियों की भी है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। किक बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। किकिंग एंड बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन है ये। तो इसमें मुख्तलिफ वो होते हैं, एमेच्योर, प्रोफेशनल, दो टाइप्स होती हैं इसमें। पहले इसका रुझान पाकिस्तान की तरफ नहीं था, अब काफ़ी हो गया, लोग पहचानने लगे इस स्पोर्ट्स को और इंस्पायर होने लगे। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। लास्ट दिसंबर 15 को हमारी फाइट हुई थी, इंटरनेशनल फाइट्स हुई थी, जिस बाहर के फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 4000 तक का क्राउड था वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार मोमेंट है। वहाँ मैंने फाइट की तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि इतने सारे लोग आपका नाम ले रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये स्पोर्ट्स तकरीबन 14 साल पहले स्टार्ट किया, जब मैं 5 साल का था। मैं अपने फादर शकील अहमद चांडियो और अंकल जमील अहमद चांडियो, इनसे इंस्पायर हुआ। ये 6 टाइम पाकिस्तान के चैंपियंस हैं, मतलब 12 साल जो पाकिस्तान की कराटे चैंपियनशिप होती थी वो ट्रॉफी हमारे घर आती थी। लोगों ने किक बॉक्सिंग को बहुत इजी समझा हुआ होता है कि जो फाइटर्स नॉर्मल ट्रेनिंग करके, जैसे आम जिमों में ट्रेनिंग होती है उस तरह करके ऊपर तक आते हैं और फाइट्स ले। ऐसा होता नहीं है। हम ट्रेनिंग में होते हैं, काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलात होती हैं हमें। इसके अलावा हमारी डाइट का बड़ा इशू होता है, जो लोग समझते हैं कि ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है। तो डाइट का बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है कि थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा सेशन सेट नहीं होता, सेशन मिस हो जाते हैं हमारे। तो हमें डाइट अच्छी रखनी पड़ती है ताकि हम रिकवर कर सकें और सेशन में पावर हो, एनर्जी हो हमारे अंदर। किक बॉक्सिंग में यहाँ जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस है, यहाँ हर एज के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। जो बिल्कुल यंग होते हैं, जो 5 साल हो गया, 6 साल हो गया उनको, और जो बिल्कुल एजड मतलब 50+ यहाँ आते हैं हमारे पास। तो जो बिल्कुल यंग होते हैं और जो बिल्कुल थोड़े से मतलब एज से, उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी फीमेल्स आती हैं हमारे पास एंड मेल, 50% फीमेल्स हैं, 50% मेल। तो मेल को सिखाना थोड़ा आसान होता है फीमेल के बनिस्बत, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और वो पिक करने आता है। जो फीमेल्स आ रही है हमारे स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर फिटनेस के लिए आ रही है।
कभी कभार ऐसा होता है कि हम सिखा रहे थे स्टूडेंट्स को और उनको थोड़ा समझ नहीं आता, मतलब हम सिखाते कि नॉर्मल करना है लेकिन वो थोड़ा सा पावर में आ जाते हैं, जज्बात हो जाते हैं, तो उनसे कंट्रोल नहीं होते पंचेस। तो इस तरह हमें हिट्स भी होते हैं कि हम उनको पैडिंग कराते हैं, तो मतलब हमारे पैड्स यहाँ होते हैं लेकिन फेस पे हिट कर देते हैं। लेकिन ये है कि पार्ट ऑफ द गेम है, हमें उनको सिखाना पड़ता है कि एग्रेशन को कंट्रोल करें। मतलब किक बॉक्सिंग का है ये कि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें। हम सबसे पहले डिसिप्लिन सिखा दें। सबसे बड़ी बात यह है कि किक बॉक्सिंग हो गया, जो मार्शल आर्ट हो गया, इसको हम यहाँ प्राइवेटली सिखा रहे हैं। मतलब हमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हम क्लब अपने खुद से चला रहे हैं, खुद रेट दे रहे हैं इसका प्राइवेटली तौर पे। काफ़ी मुश्किलात सामने करना पड़ती है हमें, और मुश्किलात के साथ साथ हम इसको सिखा रहे हैं कि ये आर्ट है, हम इससे प्यार करते हैं, हमें इससे मज़ा आता है सीखने, ये हमारा पैशन है। हम चाहते हैं कि हमने जो सीखा है हम आगे डिलीवर करें, ताकि वो उसको आगे डिलीवर करें तो इस तरह रुझान बढ़े इसका, और लोगों को पता हो कि किक बॉक्सिंग भी जैसे दुनिया में मशहूर है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी मशहूर हो। हमारे पास आमिर खान भी आए थे, वो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं यहाँ का टैलेंट देख के। वो पहले वो समझते थे कि इतना नहीं है, लेकिन जब हमने इंस्पायरिंग की, हमारे स्टूडेंट्स की हमारी रेजिस्टेंस देखी, उन्होंने हमारी कंडीशनिंग देखी कि हमारे कितना स्टेमिना, कार्डियो, कंडीशनिंग देखी, वो काफ़ी इंस्पायर हुए। तो उनको काफ़ी वो हुआ, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा आप लोग से कॉन्टैक्ट करूँगा और आप लोग को स्पॉन्सर करूँगा, कि आप लोग के साथ मिलकर इवेंट कराऊँगा। तो काफ़ी इंटरनेशनल यहाँ माहौल है, लेकिन सिर्फ रुझान की कमी है। मतलब गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर सके तो हम बाहर जाके किक बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करें और जीत सकते हैं। और जनाब अब हमारी रैपिड रेसिपी का टाइम आ गया है, लेकिन अभी हमें क्योंकि भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हम कैडबरी खा चुके हैं, लेकिन आपको ज़रूर दिखाते हैं कि आज रैपिड रेसिपी में क्या बन रहा है। बड़े ही मजेदार से रशियन सैलेड ट्विस्ट था ये जो आपने देखा, और बहुत हेल्दी भी था, मजेदार भी बिल्कुल हेल्दी भी था, और शायद उन्हें पता चल गया था कि अनम और सबा ने चॉकलेट्स खा लिए हैं, इसलिए सिर्फ रशियन सैलेड बना लेते हैं ताकि गुजारा मजीद हो कुछ ना जाएगा। खाएं। बिल्कुल। चलिए जनाब, होप करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अब आपको बताएं कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा माहम ताइज, जो कि एक ब्लैक बेल्ट है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं और उनके स्टंट्स भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है माहम? बिल्कुल ठीक। अच्छा माहम, सबसे पहले तो आपके लिए कैडबरी, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं और हमने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू कर दी है। थैंक यू। चले माहम, अनम आप भी दीजिए। मैं तो आपको दूंगी चॉकलेट, पर आप मुझे बता दें हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे बबली भी है, डेयरी मिल्क जो प्लेन चॉकलेट है वो भी है, मार्वेलस क्रिएशंस भी। क्या चाहेंगे आप? कुछ भी दे दो। कुछ भी दे दूं? चले जी, मेरी तरफ से फिर बड़ी वाली डेयरी मिल्क आपके लिए, एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस टू। या थैंक्स।
अच्छा माहम, कब से आप ये कर रही हैं किक बॉक्सिंग और मिक्स? When I was 1.5, मैंने 1.5 की एज से स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी ऑब्वियसली सब मार्शल आर्ट्स में थे। तो 1.5 की एज में मेरी मॉम ने अपने साथ, क्योंकि वो खुद भी कराटे करती थी, तो उन्होंने मुझे अपने साथ डाल दिया कि तुम भी चलो साथ करो, what are you gonna do alone standing outside? तो मैं उनके साथ जाती थी and I used to practice. My elder brother was there, तो उसको देख के I used to get more inspired कि हाँ okay fine, even I have to learn martial arts. अच्छा, मॉम भी करती हैं, डैड भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारे बहन भाई भी करते हैं। हम कोई भी सवाल पूछने वाले हैं बहुत ध्यान से पूछे, कहीं से भी हमें एक गुस्सा आ सकता है बड़ी जोर का, ऐसा ही है? नहीं, you're looking very soft. I don't think so. I'm a very soft-natured person. अच्छा, नहीं, are you arrogant? कि जब आपको लगा कि That's what usually people think. नहीं, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, सिर्फ जब आप रिंग के अंदर होती हैं तभी आप ऐसा करती हैं। अच्छा ये बताएं, लड़कियां यूजुअली नहीं आती इस फील्ड में, तो अब आप ये कर रही हैं, मिक्स मार्शल आर्ट भी कर रही हैं, और दैट्स आल्सो डिफिकल्ट थिंग। तो आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आपको नहीं कहते कि हम आप कैसे कर लेते हैं और ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, आप कुछ और कर लेती हैं? नहीं, मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली गर्ल्स का ही होता है कि वो कोई ऐसा स्पोर्ट चूज करती हैं जिसमें उनको चोट कम लगे, क्योंकि उनको होता है कि कहीं हमारा फेस खराब ना हो जाएगी, ना हो जाए, उनको अपने लुक्स का बहुत ज्यादा होता है। पर मेरे हिसाब से मिक्स मार्शल आर्ट्स भी एक ऐसा स्पोर्ट है जो आजकल लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। यूजुअली इन द एरा जिसमें हम लोग अब रह रहे हैं, जो जनरेशन है, तो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी ऐसा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा इंजरीज हों या बहुत ज़्यादा चोटें लगें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है पहले बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद आप रिंग में जाते हो, फाइट्स करते हो, तब वो फिर आपका लक होता है कि आपको चोट लग जाती है, बट चोट तो आपको हर स्पोर्ट में लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल, अपने जो व्यूअर्स हैं हम उन्हें ये भी बता दें कि अशरफ ताई की बेटी हैं जो कि एक मार्शल एक्सपर्ट है और बहुत ज़बरदस्त वो ट्रेनिंग भी देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो सब सारी क्वालिटीज़ जो है वो आप में भी होंगी। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात आती है? लड़कियां जैसे कि आपने कहा कि बड़ा ही कॉन्शियस होती हैं अपने फेस को लेके, कभी कोई ऐसी इंजरी हुई हो, कभी कोई ऐसा पड़ गया हो जिससे फेस? मैं क्वेटा में थी जब मेरा एक टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट में मतलब कि ऐसा एक फाउल पंच, क्योंकि आप उसमें फेस पंच अलाउड नहीं थे, बट उसमें एक लड़की थी जिसने विसल बजने के बाद उसने फेस पंच हिट करा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका गार्ड डाउन हो जाता है, तो उसने जब पंच हिट करा वो मेरी नोज पे लगा तो थोड़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई, वरना इतना ज्यादा मुझे कभी इंजरीज नहीं हुई। सब लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं, गुस्से में आके भी ये नहीं देखती खेल है कि नहीं है। वर्क एथिक्स लड़कियां कितना ज्यादा फॉलो करती हैं? वर्क एथिक्स लड़कियां कम फॉलो करती हैं, इतना ज्यादा फॉलो नहीं करती। लड़कियां कहाँ एथिक्स को फॉलो करती हैं? आप जानती तो हैं, मतलब जब हम जज्बाती हो रहे होते हैं तो हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो इसीलिए तो वी आर फीमेल्स राइट नाउ। अच्छा हम चाहेंगे कंट्रोवर्शियल बात जी अच्छा ये मैं चाहूंगी कि आप कुछ स्टंट्स वगैरह कुछ करके दिखाएं। ओके। अच्छा इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ननचक्स। यूजुअली अगर आपने ब्रूस ली की फिल्म देखी होगी तो वो इससे फेमस है। बिल्कुल। Great. ये इसी साइड पर? हाँ जी बिल्कुल। जी जी ओके। You can come closer if you want. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हमें अनम को कल के शो पे भी आना था, अच्छा क्या आप इस तरफ हो गई, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आपने शायद हमें देखा नहीं करते हुए। हाँ मुझे यही था कि अभी एक गोदन नहीं जोरदार मुझे पड़ सकता था। हाँ अच्छा माम, इतना जबरदस्त आप स्टंट करती हैं, तो वैसे मतलब ये तो हम ऐसी मजाक की बात कर रहे हैं, तो वाकई में लोग डरते होंगे, मतलब लोग सोचते होंगे कि अगर माम से हमने कोई गलत बात कर दी तो माम ने तो एक बफ मार देना है, नहीं? यूजुअली लोग ये समझते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स करते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या फिर जिन्होंने अपने स्टंट सीखे हैं वो लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं इस तरीके से, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा माम, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे अभी आपने किया तो मुझे था कि मैं बचूं, तो मुझे सिर्फ हाथ ही रखने समझ आ रहे थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसी 2-3 टिप्स हमें भी दे जाए। सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। जैसे कि
जैसे कि अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया या किसी ने आपके ऊपर गन एम कर दी, तो उसकी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आप अपना फोन भी यूज कर सकते हो सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, कैसे? मतलब मेरे ऊपर ना अप्लाई कीजिएगा, करके दिखा दें। आप अपना फोन दिखाइएगा, जरा ध्यान से। ये जो आपका साइड कॉर्नर होता है, सही है, अगर आपको मतलब कि यहाँ से जो आपके नर्व्स जा रहे होते हैं ब्रेन की साइड पे, अगर आप यहाँ पर हिट करते हो इसका कॉर्नर, तो पर्सन कैन फेंट और डाई। But that's how you practice and how you do your technique. और जैसे आपने बताया हाथ पकड़ने वाली बात अगर होती है, आजकल तो बहुत ही आम है। चले सबा, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं आप। I'm scary. सही है, अब आपने मेरा हाथ पकड़ा। इसके अंदर टेक्निक ये होती है कि आपको पहले देखना होता है कि आप दूसरे बंदे को डॉज कर रहे होते, सही है। ये मैंने डॉज करा, मैं इसी साइड से इनका हाथ पकड़ूंगी, फिर उसके बाद टर्न करना इन एनी वे वो हम लोग खुद कर सकते हैं। ग्रेट, कमाल टिप्स दिए आपने, मुझे लगता है कि हमारे भी आगे काम भी आएंगे। लेकिन ये स्टंट्स घर पे कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, यही टिप हम सबको देना चाहते हैं कि आप लोग सीखें जरूर, अपनी डिफेंस में सब कुछ करें, पर ऐसे आम मार धाड़ बिल्कुल भी मत करें। बिल्कुल भी मत करें। अच्छा मैम, आपकी लाइफ का वो ऐसा कोई जब आप रिंग में हो और ऐसा इंसिडेंट जब आपने सोचा हो कि यार ये अमेजिंग मोमेंट था, ये जो मैंने कर दिया, ये जो मैंने स्टंट कर दिया, ये जो मैंने किक मार दी, या ये जो मैंने पफ मार दिया, ये बहुत आला था, ये मुझे याद रहेगा? क्योंकि मैं कराटे काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं। यूजुअली जब मैं अब एक बहुत बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म कर रही होती हूँ और मैं कंटिन्यूस एक रिंग में मैं फाइट्स जीतती जाऊँ, एंड या फिर कभी मेरे साथ ऐसा होता है, एक बार द बेस्ट थिंग वाज कि मैं रिंग के अंदर गई हूँ और जो सामने वाली प्लेयर थी सिर्फ एक ऐसा लुक देने पे शी जस्ट बाउड एंड शी सेड आई एम नॉट गोना फाइट विद हर। सिर्फ इसी चीज पे जीत कर आ गई थी। इट्स रियली नाइस। सेल्फ डिफेंस करना हो तो लुक्स भी बड़े काउंट करते हैं। जबरदस्त। ओके जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच माहम, आप हमारे साथ थी, बड़ी जबरदस्त सी टिप्स आपने दी। और फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि ये टिप्स, ये जो तमाम स्टंट्स थे, अपने घर में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। बच्चे बड़े इंस्पायर हो जाते हैं इन चीजों से, वो करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये सब चीजें बगैर सीखे घर में मत ट्राई कीजिए। बिल्कुल। और आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। बिल्कुल, इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन आज न्यूज। टिल देन देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज।